बच्चों, हमारे पहले वाले वीडियोस में हमने बात करी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। और हमने किसी भी सरफेस से, हालांकि हमने जो भी सरफेसेस अपने पहले वाले वीडियोस में ली थी वो सारी सरफेसेस एक ओपन सरफेस थी। तो ओपन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर सरफेस कोई क्लोज सरफेस है तो किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे फाइंड करेंगे। और बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम की, जो कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, हम बात करेंगे गॉस थ्योरम की इसी वीडियो में। तो मैं हूं आपका अनीस सर एंड आई वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 11th लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि हम किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करें, हमें एक बार फिर से ज़रूरत पड़ने वाली है एरिया वेक्टर की। हमने ओपन सरफेस के लिए तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन समझ ली थी, लेकिन अगर कोई क्लोज सरफेस हो तो अब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे। चलिए एक बार थोड़ा फिर से रिकॉल करते हैं कि हमने ओपन सरफेस के लिए क्या बात की थी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई ओपन सरफेस है तो ओपन सरफेस के केस में जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो दो पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती हैं। हालांकि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस की हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर, लेकिन यहां पर हमारे पास दो पॉसिबल परपेंडिकुलर हैं। कौन कौन से? एक तो हम कह सकते हैं कि ये हो गया परपेंडिकुलर, तो अगर मैं इसको A1 बोल देता हूं, A1 कैप, और दूसरा परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसको मैंने बोल दिया A2 कैप। तो ओपन सरफेस के लिए हमने कहा ये दोनों ही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को बता सकते हैं। इन दो में से किसी एक को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी क्लोज सरफेस के बारे में बात करेंगे तो यहां पर थोड़ा सा चेंज आपको मिलने वाला है। तो समझते हैं वो चेंज क्या है। अब जैसे ये जो ओपन सरफेस है, मैं एक काम करने जा रहा हूं, मैं इस ओपन सरफेस को एक क्लोज सरफेस में कन्वर्ट करने जा रहा हूं बाय एडिंग सम मोर सरफेसेस। तो अगर मैं यहां पर इसको किसी तरह से एक क्लोज सरफेस में कन्वर्ट करूं, तो सपोज मैं इसे क्यूब में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, तो क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कुछ और सरफेसेस ऐड करनी होंगी। तो ये देखिए, मैं इसे क्यूब में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। अब ये क्यूब बन गया, और अब मैं दोबारा आपसे पूछता हूं कि ये जो सरफेस है, अपर सरफेस, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो अब बेटा हमें यहां पर केवल इन दो में से एक ही वेक्टर को एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी। अब हम दोनों को नहीं कंसीडर कर सकते। तो कन्वेंशन ये है कि जब भी हमारे पास कोई क्लोज सरफेस होगी तो हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल को एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को कंसीडर करनी है। तो यहां पर ये जो इनवर्ड वाला है, जो अंदर की तरफ है, इसे हम रिजेक्ट कर देंगे, और जो आउटवर्ड नॉर्मल है इसे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कंसीडर की जाएगी। तो यहां पर आपको बात क्या ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस के केस में हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल को ही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मानी जाएगी। अब इस बात को हम समझते हैं एक अच्छे से एग्जांपल से। अगेन मैं एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं एक क्यूब का। तो क्यूब आपकी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बनाया हुआ, देखिए क्यूब जिसके सभी कॉर्नर्स की नेमिंग मैंने कर दी है, और मुझे इस क्यूब की हर एक फेस का एरिया वेक्टर बताना है कि वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। यू ऑल आर फेमिलियर विथ आई कैप, जे कैप, के कैप। दीज आर द यूनिट वेक्टर्स which give you the direction of the standard axis, x axis, y axis and z axis। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन 6 फेसेस में से पहले फेस की, फेस ए बी सी डी की। तो क्यूब क्योंकि एक क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस के केस में हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल को ही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन लेना है। तो अगर मैं यहां पर ए बी सी डी की बात करूं, देखिए ए बी सी डी, तो ए बी सी डी के केस में जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन हमने यहां पे ड्रॉ की है, अगर मैं इसको बोल दूं ये A1 कैप है, पहली सरफेस है इसलिए मैं इसको A1 बोल रहा हूं, इसके एरिया वेक्टर की को मैं A1 नाम दे रहा हूं। तो यहां पर A1 कैप की जो डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव y एक्सिस। इसका मतलब मैं कह सकता हूं दिस इज इक्वल टू J कैप। तो जो फेस ABCD है उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी J कैप। चलिए, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं फेस EFGH विच इज द बॉटम मोस्ट फेस, तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो अगेन आपको क्या करना है, आउटवर्ड नॉर्मल, वो नॉर्मल जो उस क्लोज सरफेस से बाहर निकल रहा हो, तो यहां पे वो नॉर्मल कैसा बनेगा, देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
तो ये हो जाएगा, इसको बोलो हमें A2 कैप, और आप देख सकते हैं कि दिस डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव y एक्सिस, और नेगेटिव y एक्सिस मतलब यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा माइनस का j कैप। चलिए तीसरी फेस की बात करते हैं, फेस ABFE। ABFE, हम इस फेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, ABFE। तो बताइए इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो आप खुद अभी गेस कर सकते हैं कि क्या होनी चाहिए डायरेक्शन। तो आउटवर्ड नॉर्मल कैसा बनेगा, आउटवर्ड नॉर्मल इधर की तरफ, और ये डायरेक्शन कौन सी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब अगर मैं इसको नाम देता हूं A3 कैप, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस I कैप। क्लियर। चलिए बात करते हैं चौथे फेस की, CDHG। तो आप देख सकते हैं इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसा होगा, और अगर मैं इसको A4 कैप बोल रहा हूं तो दिस विल बी इक्वल टू प्लस I कैप। तो अब यहां पर हमारे पास केवल दो फेस बचते हैं, एक तो आपका फ्रंट फेस और एक बैक फेस। तो फ्रंट फेस जिसको मैं बोल सकता हूं फेस ADHE। तो बताइए ADHE फेस, जो फ्रंट फेस है ADHE, इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, आपकी तरफ। और आपकी तरफ कहने का मतलब ये है प्लस का K कैप। तो यहां पर जो फेस ADHE है, इसके एरिया वेक्टर को मैं बोल रहा हूं A5 कैप, और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, प्लस का K कैप। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। और लास्ट में हमारे पास जो सबसे अंतिम फेस बचता है वो कौन सा बचता है, जो बैकवर्ड फेस है, जिसका नाम हम बोल सकते हैं इट इज BCGF। तो BCGF, इसके एरिया वेक्टर को मैं बोल रहा हूं A6 कैप। तो ये एक यूनिट वेक्टर है जो उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। और आप देख सकते हैं कि जो अंदर वाला फेस है उसका जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा बेटा वो अंदर की तरफ जाएगा, इनटू द बोर्ड होगा, और इनटू द बोर्ड मतलब माइनस का K कैप। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस K कैप। तो इस तरीके से हमने एक क्यूब की मदद से उसके हर एक फेस का एरिया वेक्टर कैलकुलेट किया है, उसकी डायरेक्शन बताई है, और बस ध्यान में क्या रखा है कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल ही हमें लेना है। क्लियर। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस बात को और अच्छे से रियलाइज करने के लिए। सो यहां पर हमारे पास एक सवाल है, एक क्यूब आपको दिया गया है जिसकी साइड हम मान लेते हैं A है। सो देयर इज अ क्यूब ऑफ साइड A, और जिस स्पेस में ये क्यूब रखा हुआ है वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है E0 I कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है, और आपको बताना है इस केस में फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, यह आपका क्वेश्चन है। ओके, सो कैसे इस क्वेश्चन को किया जाए। तो क्यों ना हम एक काम करें, हमें पता है कि क्यूब की जो टोटल फेसेस होते हैं कितने होते हैं, देयर आर टोटल 6 फेसेस। तो हम हर एक फेस से अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं और बाद में इन सब का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो यहां पर अगर आप गौर से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दी गई है E0 I कैप। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो मैं यहां पर कह सकता हूं देयर आर टोटल 4 सच फेसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड बी 0। 4 ऐसे फेसेस हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। क्या आप सोच पा रहे हैं वो कौन कौन से फेस होंगे जिनसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फ्लक्स इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। और ये फॉर्मूला हम कब लगा सकते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, जो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म है, और हम लिख सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। तो इस बेसिस पर, इस फॉर्मूले के बेसिस पर वो 4 ऐसे कौन से फेस हैं जिनसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है, एरिया वेक्टर भी कुछ ना कुछ है, तो भी फ्लक्स 0 है। ऐसा कब हो सकता है, फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास हो गया ये EA cos थीटा,
और किसी तरह से अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा इन दैट सिचुएशन, जीरो हो जाएगा। तो आपको देखना है ऐसे कौन कौन से फेस हैं जिनका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो गौर से देखिए, इस क्यूब का जो सबसे टॉप फेस है, टॉप फेस का एरिया वेक्टर कैसे होगा, ये टॉप फेस का जो एरिया वेक्टर है, इसको अगर मैं A1 कैप बोलूं तो इसका जो एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो 90 डिग्री हो जाएगा। सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द टॉप फेस ऑफ द क्यूब वुड बिकम जीरो। अब जैसे टॉप फेस के साथ हो रहा है वैसे बॉटम फेस के साथ भी होगा। बॉटम फेस के भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, या इसके एरिया वेक्टर की क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो फेस के पैरेलल है, सरफेस के पैरेलल है, लेकिन एरिया वेक्टर की परपेंडिकुलर है। तो टॉप फेस और बॉटम फेस, इन दोनों फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। और वैसे भी अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आपने कैसे डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस। तो यहां पर ये जो टॉप सरफेस है और जो बॉटम सरफेस है, इनको फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रही हैं, इनको फील्ड लाइंस ग्रेज कर रही हैं। ठीक है, सोचिए इसी तरीके से और कौन से दो फेसेस हैं जिनसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। तो अगर आप यहां पे नोटिस करें, जो फ्रंट फेस है क्यूब का, जो सबसे फ्रंट फेस है, तो फ्रंट फेस के पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्रंट फेस के अगर पैरेलल होगी, फ्रंट फेस का एरिया वेक्टर कैसा होगा, फ्रंट फेस का एरिया वेक्टर होगा आपकी तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो इनके बीच का एंगल अगेन 90 डिग्री हो जाएगा। तो जो फ्रंट फेस है उससे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। एंड सिमिलर इज द केस विथ बैक फेस। सो टॉप, बॉटम, फ्रंट एंड बैक, दीज आर द फोर फेसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो। नाउ अब यहां पर हमारे पास केवल दो ही फेस बचते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ ना कुछ हो सकता है। कौन कौन से फेस, एक तो ये लेफ्ट वाला और एक ये राइट वाला। सो लेफ्ट मोस्ट एंड द राइट मोस्ट फेस। तो अगर मैं बात करूं हमारे सबसे लेफ्ट वाले फेस की, इस फेस की अगर हम बात करें तो इस फेस का एरिया वेक्टर किधर बनेगा, इस फेस का एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, अगर साइड ए है तो एरिया कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड में हो जाएगा ए स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस का आई कैप। और एक जो और फेस हमारे पास है वो ये वाला है। तो इन दो फेस से फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे, तो इन्हीं दो फेस से आपको कुछ ना कुछ फ्लक्स मिलेगा। इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। अगेन मैं अगर इसका एरिया लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आई कैप। तो इस तरीके से आपने इन दो फेसेस के एरिया लिख दिए इन वेक्टर फॉर्म। अब अगर हम बात करें फ्लक्स की, तो अगर मैं इस फेस से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको अगर मैं φ1 बोल रहा हूं, और इस फेस से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको φ2 बोल रहा हूं, तो मैं एक काम करता हूं, φ1 φ2 सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए और बाद में इन दोनों का सम कर देंगे। सो वी विल गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ φ1। सो φ1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट आई कैप डॉट ए स्क्वायर माइनस आई कैप, जिसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ ए स्क्वायर आई कैप, माइनस ऑफ ए स्क्वायर आई कैप। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए इट इज इक्वल टू माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। ये आप इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, ई नॉट ए स्क्वायर कॉस कितना 180 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। सो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो आप इससे भी निकाल सकते थे। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, माइनस ई नॉट ए स्क्वायर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो आपका पहला फ्लक्स है ना, वो कितना आ रहा है, वो नेगेटिव में आ रहा है, माइनस का ई नॉट ए स्क्वायर। अगर मैं फ्लक्स 2 की बात करूं तो अगेन चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, आपके पास दोनों वेक्टर फॉर्म में भी है, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दो में से कोई एक लगा दीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला देखिए यूज कर रहा हूं, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, इट इज ई नॉट, एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है, इट इज ए स्क्वायर, ई ए कॉस कितना हो जाएगा यहां पर। अब यहां पर देखिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। सो बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। सो इन दिस केस द एंगल बिकम्स 0, सो द आंसर इज प्लस ई नॉट ए स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमें जितना नेगेटिव फ्लक्स मिल रहा है, यहां पर उतना पॉजिटिव फ्लक्स मिल रहा है। सो द नेट फ्लक्स
इज इक्वल टू 0। तो इस क्यूब से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो पास कर रहा है वो कितना है, 0। अब यहां पर देखिए, जरूरी नहीं था कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। अगर आपको याद हो, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये इस बात के प्रोपोर्शनल है कि किसी सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। अब यहां पर आप देखिए, जो ये वाला फेस है, लेफ्ट मोस्ट फेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस फेस से इस क्यूब सरफेस के अंदर एंटर कर रही हैं और इस फेस से वही फील्ड लाइंस लीव करेंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं, जितना फ्लक्स इस क्यूबिकल सरफेस के अंदर एंटर कर रहा है, दैट सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स इज ऑल्सो लीविंग द क्यूबिकल सरफेस। तो अगर एंटरिंग फ्लक्स इज इक्वल टू द लीविंग फ्लक्स, जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं अगर उतनी ही फील्ड लाइंस लीव कर जाएं किसी क्लोज सरफेस से, तो हम कह सकते हैं कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू 0। याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, if the number of field lines entering is equal to number of field lines leaving from any closed surface, then the total electric flux or the net electric flux through that closed surface will become 0. It is a very important result. Please note it down. Okay, एक और सवाल हमारे पास है। अगेन हमारे पास एक क्लोज सरफेस दी गई है, इसको आप सर्कुलर मत समझ लेना, ये हमारे पास एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस है। तो ये एक स्फेरिकल सरफेस है और यहां पर आपको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं। आपको बताना है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, थ्रू द स्फीयर। तो आपको इस स्फीयर से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन कुछ सिमिलर है, आप वैसा ही अप्रोच लगाइए। थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को पॉज कीजिए और सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए। सो अगेन बाय द सेम लॉजिक हम कह सकते हैं कि यहां पर जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी इस फेस से, इस सरफेस से, बेसिकली इस सरफेस से जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही होंगी, दैट सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर आल्सो लीविंग दिस स्फीयर। सो अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग, सो इन दैट केस द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर वुड अगेन बिकम 0। एक तो ये तरीका है, तो यानी आंसर तो हमारा क्या आने वाला है, आंसर 0 आएगा। मैंने लॉजिक बता दिया है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग आर इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग। सो अगर ये नंबर इक्वल हो जाता है तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इट विल बी 0। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करूं, क्योंकि हमें पता है कि एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं यहां पर एरिया वेक्टर कंसीडर करूं तो किसी भी स्फीयर का नॉर्मल उसके सेंटर से पास करता है, तो ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एरिया वेक्टर है। तो आप देख सकते हैं इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, वो एंगल जो इनके बीच का है इट इज मोर देन 90 डिग्री। तो यहां कहीं पे भी अगर आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, कहीं पे भी एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, सो जो एंगल बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, वो हमेशा यहां पर कैसा बनेगा, इट इज मोर देन 90 डिग्री। सो अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा बन रहा है, सो यहां पर अगर आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे विच इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो ये फ्लक्स कैसा आएगा बेटा, दिस विल बी नेगेटिव। तो यहां पर नेगेटिव फ्लक्स मिलेगा क्योंकि कॉस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है। वहीं अगर आप इस सरफेस पे फ्लक्स का साइन देखो, तो यहां पर अगर मैं अगेन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको बताऊं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो यहां पर जो एरिया वेक्टर बनेगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके बीच का एंगल कैसा होगा, लेस देन 90 डिग्री। कहीं पे भी अगर आप बात करते हैं इस तरफ, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा इट विल ऑलवेज बी लेस देन 90 डिग्री। तो यहां पर जो आपको फ्लक्स मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। तो इस तरफ नेगेटिव फ्लक्स, इस तरफ पॉजिटिव फ्लक्स। यहां से फ्लक्स एंटर कर रहा है, यहां से फ्लक्स लीव कर रहा है। यहां पर आप फ्लक्स के साइन से भी समझ सकते हैं कि जितना आपके पास नेगेटिव फ्लक्स होगा उतना आपके पास पॉजिटिव फ्लक्स होगा, सो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0। तो बहुत ही सिंपल है, आप इसको जैसा भी समझना चाहें।
जितना पॉजिटिव फ्लक्स है उतना नेगेटिव फ्लक्स है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, या जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं, एंड देयरफॉर द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0। नाउ लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। यहां पर हमारे पास एक अगेन फिर से स्फेरिकल सरफेस है। So, ये एक स्फेरिकल सरफेस है और इस स्फेरिकल सरफेस के नियर बाय एक चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। सो अगेन आपको फाइंड करना है कि इस स्फेरिकल सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा। सो फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फेरिकल सरफेस। अगेन स्क्रीन को पॉज कीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए, आप इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं। सो अगर इस स्फेरिकल सरफेस के नियर बाय एक चार्ज रखा हुआ है तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड। सो ये पॉजिटिव चार्ज स्पेस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें ड्रॉ करनी पड़ेंगी इसकी वजह से, क्योंकि ये सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब अगेन आप यहां पर फिर से देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है, इससे जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही फील्ड लाइंस क्या कर जाएंगी, लीव कर जाएंगी। कहीं पे भी आप समझने की कोशिश करें, कहीं पे भी ड्रॉ करें, अगर वो एंटर करेगी तो उसको लीव भी करना है। सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग will always be equal to number of field lines leaving in this particular situation. So again the net electric flux will be 0. Reason हम क्या बता सकते हैं, number of field lines entering, number of field lines entering is equal to number of field lines leaving. तो इन तीन सवालों को करने के बाद हमें एक बात समझ में आ रही है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है और अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, देखिए हमने जो पहले के दो एग्जांपल लिए थे उन दो एग्जांपल में भी उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं था, और इस क्वेश्चन में भी हमने देखा है कि जो चार्ज है वो इस क्लोज सरफेस के बाहर है। तो अगर चार्ज जो है वो क्लोज सरफेस के बाहर है तो इन दैट सिचुएशन always the number of field lines entering will be equal to number of field lines leaving, and therefore total electric flux through any closed surface will be 0. अब चाहे वो क्यूब हो, चाहे वो स्फीयर हो, या कोई भी शेप हो, यहां पर मैंने कोई भी शेप की सरफेस ड्रॉ की होती, अगर वो एक क्लोज सरफेस होती तो हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकल के आता, आपको 0 मिलता। क्लियर। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, गॉस थ्योरम, तो उसका बेस, उसका फाउंडेशन यहीं से स्टार्ट होने जा रहा है। अगर किसी क्लोज सरफेस के बाहर हमारे पास कोई चार्ज रखा है तो उस चार्ज की वजह से उस क्लोज सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। तो ये आप एक स्टेटमेंट के तौर पे भी लिख सकते हैं यहां पर। और याद रखिएगा अभी जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां पर हम जब स्टेटमेंट आपको लिखवाएंगे गॉस थ्योरम का, तो उसमें भी ये बात रहेगी कि अगर कोई चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। लेकिन क्या अगर चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर रखा जाए तो क्या फिर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 निकल जाएगा? चलिए इसे समझते हैं कि अगर चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा फर्दर, या फिर वो नॉन जीरो आएगा। चलिए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल जहां पे हमारे पास फिर से एक क्लोज सरफेस है और हमने अगेन जो सरफेस है स्फेरिकल ली हुई है, और इस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पर हमने एक चार्ज लिया हुआ है Q। तो यहां पर हमने क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज लिया हुआ है, और अगेन आपको फाइंड करना है कि इस क्लोज सरफेस से कुल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना फ्लो करेगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फेरिकल सरफेस।
तो हमने जो पिछले एग्जांपल्स लिए उन सारे एग्जांपल्स में चार्ज हमेशा क्लोज सरफेस के बाहर था और जिसकी वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 कैलकुलेट हो रहा था। उसका रीजन क्या था? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो एंटर कर रही थी उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीव कर रही थी। लेकिन क्या यहां पर ऐसा होने वाला है? अगर ये एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड अगर हम ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि आप कहीं पर भी अगर आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस का क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल अगेन बी इन सेम डायरेक्शन। आप किसी भी लोकेशन पर बात करिए, क्योंकि चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है, तो अगर चार्ज सेंटर पर रखा हुआ है तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एरिया वेक्टर की। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दे विल अगेन बी इन same direction. So at each and every point on this spherical surface, electric field vector and the area vector will always be in same direction. So आप हमेशा पाएंगे कि जो फ्लक्स निकल के आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव। तो इस पूरी सरफेस पर हर एक पॉइंट पर जो फ्लक्स आप निकालेंगे that flux will be positive and therefore जो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलने वाला है it will be positive. तो अभी तो हमने ये क्वालिटेटिव एनालिसिस किया कि जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव निकल के आएगा, मतलब 0 तो नहीं आने वाला, आंसर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आने वाला है। तो अब बात यही है कि वो कितना निकल के आएगा। फ्लक्स को कैलकुलेट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला था इट वाज फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एस। तो अगर मैं एक काम करूं, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लूं, सपोज यहां पर मैंने एलिमेंट लिया, सपोज दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट जिसका एरिया कितना है? डी ए। सो एरिया इज डी ए, दिस एलिमेंटल एरिया इज डी ए और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? दिस विल बी द डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। सो द एंगल बिटवीन द टू बिकम्स 0 डिग्री। सो अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट से पास होने वाले फ्लक्स को d5 बोल दूं, सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एलिमेंटल सरफेस उसको मैं d5 बोल रहा हूं। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ d5? सो d5 विल बी इक्वल टू E डॉट dA, जिसे मैं लिख सकता हूं E dA cos 0 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना है यहां पर? एंगल 0 डिग्री है, तो E dA cos 0 डिग्री। अब अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो मैं इन सारे फ्लक्स को ऐड कर दूंगा, छोटे छोटे जितने भी d5 हैं इन सारे d5 को छोटे छोटे फ्लक्स को ऐड कर दूंगा। इसका मतलब मुझे टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इस d5 को क्या कर देना चाहिए? इंटीग्रेट कर देना चाहिए। सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फेरिकल सरफेस विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ d5 और वो क्या हो जाएगा? देखिए E dA इंटीग्रेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज E? E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और E का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है k q by r स्क्वायर। सो लेट अस सपोज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज r। तो मान लिया कि जो इसकी रेडियस है वो r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? k मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q by r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई E dA और इसका इंटीग्रेशन। अब यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर मैं इन सबको लिख सकता हूं। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप dA को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अगर आप dA को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने का मतलब होता है जोड़ते चले जाना, तो अगर आप सारे इन छोटे छोटे एरियाज को जोड़ते जाएंगे तो क्या आपको उस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा? भाई अगर आप छोटे छोटे एरियाज को जोड़ते जाओगे तो यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर के इक्वल हो जाएंगे। दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर और वो कितना होता है? इट इज 4 पाई r स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पर 4 पाई r स्क्वायर पुट कर देता हूं तो मुझे फ्लक्स क्या मिलेगा? तो मैं यहां पर नोट कर रहा हूं, तो dA की जगह 4 पाई r स्क्वायर पुट कर रहा हूं,
क्या मिलेगा, देखिए फ्लक्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, और डी ए की जगह लिख रहा हूं, डी ए ये जो टर्म है डी ए का इंटीग्रेशन, इट इज 4πr²। तो यहां से ये 4π कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज Q/ε0। तो अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस है जिसके सेंटर पर हमने चार्ज Q रखा है, तो अभी अभी हमने सॉल्व किया, हमें फ्लक्स कितना मिला, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फेरिकल सरफेस इज Q/ε0। सो ये रिजल्ट हमने अभी ऑब्टेन किया। तो एक बात तो समझ में आ गई कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो फ्लक्स हमें 0 मिल रहा था, और अगर क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं, तो फ्लक्स आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है। अब ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है, इस रिजल्ट को देख करके हम ढेर सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी फाइंड कर सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो हमें पता चल सकती हैं इस रिजल्ट की मदद से। चलिए, तो क्या क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं इस रिजल्ट के बेसिस पर, और ये सारे कंक्लूजन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हमें, आपको पता है इस वीडियो में हमें क्या कंप्लीट करना है, गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम तक हम पहुंच ही रहे हैं, बस धीरे 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 हमारी मंजिल तक हम पहुंचने वाले हैं, गॉस थ्योरम, जो कि इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो पूरी तरह से गॉस थ्योरम के लिए डेडिकेटेड है, तो वहां तक हम पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी सी देर है। ओके, तो पहला कंक्लूजन जो आप निकाल सकते हैं क्या है, ये जो रिजल्ट आपके पास आया है, ये रिजल्ट रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं ये जो रिजल्ट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। तो यहां पे हम कह सकते हैं जो पहला कंक्लूजन है, द रिजल्ट इज, या फ्लक्स जो है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। तो अगर फ्लक्स यहां पे इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने एक और कोई दूसरा स्फीयर कंसीडर किया होता जिसकी रेडियस कुछ और होती, तो अगर कोई बड़ा स्फीयर मैंने लिया होता, लेकिन उस बड़े स्फीयर के अंदर अगर हमने चार्ज कितना रखा होता, Q, तो भी उस बड़े स्फीयर से फ्लक्स कितना होता, Q/ε0। तो कुल मिला के जो पहला कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि जो क्लोज सरफेस है वो साइज में कितनी है, छोटी है या बड़ी है, तो इस बात के इंडिपेंडेंट होता है फ्लक्स। तो फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ दिस क्लोज सरफेस। दूसरी बात, दूसरा कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं चार्ज को सेंटर की बजाय कहीं और रख दूं, तो सेंटर पे नहीं रख रहा हूं मैं, चार्ज को सपोज यहां पर रख दिया, तो आप बताइए क्या इससे फ्लक्स चेंज हो जाएगा? चार्ज की पोजीशन को क्लोज सरफेस के अंदर अगर हम चेंज करें उसकी पोजीशन, तो क्या इससे फ्लक्स चेंज हो जाएगा? सोचिए। अगर आपको ध्यान हो, फ्लक्स जो होता है वो किस बात के प्रोपोर्शनल होता है कि किसी सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी। अब ये जो चार्ज है, चार्ज चाहे सेंटर पर रखा हो, चार्ज चाहे कहीं भी रखा हो, चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज का स्ट्रेंथ कितना है, ये डिसाइड करेगा कि इस चार्ज से आप कितनी फील्ड लाइंस को ओरिजिनेट करवाएंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फील्ड लाइंस ओरिजिनेट करेंगे। तो ये चार्ज की स्ट्रेंथ डिसाइड करेगी कि हम कितनी फील्ड लाइंस इससे ओरिजिनेट करें। अब चार्ज, सपोज मैंने 10 फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कराई, तो आप चार्ज को चाहे यहां रख दीजिए चाहे यहां रख दीजिए, चार्ज की पोजीशन चेंज कर देने से चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी। अगर चार्ज 1 कूलम है तो 1 कूलम यहां रखिए तो 1 कूलम कहीं भी रखिए, उससे चार्ज का वैल्यू तो चेंज हो नहीं जाएगा। तो अगर चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो चार्ज से निकलने वाली फील्ड लाइंस कैसे चेंज हो जाएंगी? भाई हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक प्रॉपर्टी क्या थी कि चार्ज की जो स्ट्रेंथ है इसके प्रोपोर्शनल होता है कितनी फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी या कितनी फील्ड लाइंस टर्मिनेट होंगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो फील्ड लाइंस इससे निकल रही हैं वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेंगे कि वो चार्ज कहां रखा हुआ है। तो कुल मिला के अगर जब चार्ज सेंटर पर था, अगर चार्ज सेंटर पर था तो अगर 10 फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही थी, तो अगर आपने चार्ज को सेंटर की बजाय किसी और पोजीशन पर रख दिया तो भी इस स्फेरिकल सरफेस से 10 फील्ड लाइंस ही क्रॉस करेंगी। तो ये हमें दूसरा कंक्लूजन हमें क्या मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी क्लोज सरफेस का वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर कहां रखा हुआ है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ द चार्ज इनसाइड
द क्लोज सरफेस। तो चार्ज अंदर क्लोज सरफेस के अंदर कहीं भी रखा हो, फ्लक्स वही रहेगा, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। चलिए तीसरी बात क्या हम निकाल सकते हैं कंक्लूजन। सपोज ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर किसी क्यूब के अंदर होता, तो ये कोई क्यूब है, इस क्यूब के अंदर ये स्फीयर रखा हुआ है, तो क्यूब का आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं, तो अब बताइए इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा। अगर स्फीयर से इतना फ्लक्स पास कर रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो मेरा क्वेश्चन ये है ये जो क्यूब है इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। तो अगेन बहुत सिंपल सी बात है, जितनी फील्ड लाइंस इस स्फीयर को क्रॉस कर रही, दैट सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज आल्सो पासिंग फ्रॉम दिस क्यूब। तो अगर स्फीयर से 10 तो क्यूब से 10, तो अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम है इस स्फीयर से और इस क्यूब से, तो हम कह सकते हैं दोनों से जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब ये भी होगा कि जो फ्लक्स है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि जो आपके पास क्लोज सरफेस है उसका शेप कैसा है, वो स्फेरिकल है, वो क्यूबिकल है या किसी सिलिंड्रिकल है, कोई भी शेप की सरफेस हो, सरफेस के शेप पे डिपेंड नहीं करेगा फ्लक्स। फ्लक्स डिपेंड करेगा उस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, बस इसी बात पे। उस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है केवल एकमात्र पैरामीटर है जिस पर फ्लक्स डिपेंड कर रहा है, और ना ही वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि सरफेस छोटी है या बड़ी है, सरफेस का शेप क्या है, चार्ज सरफेस के अंदर कहां रखा है। तो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजंस दैट यू कैन मेक फ्रॉम दिस रिजल्ट। तो तीसरा कंक्लूजन ये है कि जो फ्लक्स है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द क्लोज सरफेस। So please note it down. If you have any doubts, then you can ask in the comment box. चलिए गॉस थ्योरम के और नज़दीक चलते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, कोई एक क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के अंदर दो चार्ज रखे हुए हैं, एक है Q2 चार्ज विच इज़ अ पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव में Q3 चार्ज, और एक है Q1 चार्ज विच इज़ आउटसाइड दिस क्लोज सरफेस। क्वेश्चन वही है कि आपको बताना है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, find electric flux through the given closed surface, तो ये हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है S, तो इस क्लोज सरफेस S से आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। और बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसका जो रिजल्ट आने वाला है ये आपको गॉस थ्योरम का एक सही रियलाइजेशन देगा कि गॉस थ्योरम हकीकत में है क्या। तो बहुत ही अच्छे से इसको समझिए, पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए तो यहां पर हमारे पास 3 चार्ज हैं और हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज अगर है तो वो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर हम कोई भी चार्ज की बात करें, सारे चार्ज अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए मेरे यहां पर अप्रोच क्या है, मैं एक काम करूंगा, मैं सारे चार्जेस की वजह से अलग अलग फ्लक्स निकाल लूंगा कि हर एक चार्ज फ्लक्स में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, और फिर बाद में टोटल फ्लक्स निकालने के लिए उन सारे इंडिविजुअल फ्लक्स को मैं ऐड कर दूंगा। अप्रोच समझ गए? हर एक चार्ज का अलग अलग फ्लक्स निकाल लीजिए और फिर सारे फ्लक्स को ऐड कर दीजिए अलजेब्रिकली, तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस मिल जाएगा। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं Q1 की। तो Q1 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने बोल दिया वो E1 है, तो E1 डॉट ds। तो अगर मान लीजिए कोई सरफेस आपके पास एलिमेंटल सरफेस ds, dA बोलना चाहें तो आप dA भी बोल सकते हैं क्योंकि अभी तक हम इसको dA बोलते हैं। चलिए तो मेरे पास कोई एलिमेंटल सरफेस है dA, और आप जानते हैं कि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इस चार्ज की वजह से हम क्या कर रहे हैं, फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज E डॉट dA, और आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए पूरी सरफेस के लिए। अब यहां पर देखिए एक सिंबल यहां पर यूज होता है, एक सर्कल यहां पे लगा दिया जाता है। अब बुक्स में आप पाएंगे कि जब भी आप किसी क्लोज सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करें, ये क्या लिखा हुआ है फ्लक्स, लेकिन आपको टोटल फ्लक्स चाहिए, तो टोटल फ्लक्स के लिए आप इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं किसी क्लोज सरफेस के लिए। तो ये जो यहाँ पे सर्कल बना होता है ये क्या बताता है कि आप जो इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं वो किसके लिए है, क्लोज सरफेस के लिए। तो ये वैल्यू कितनी होगी आप बता सकते हैं, ये वैल्यू कितनी होगी, क्या लिखा हुआ है ये फ्लक्स। और आप अच्छी तरह से आपने एक एग्जांपल किया हुआ है, उस एग्जांपल में आपने देखा था कि अगर चार्ज आउटसाइड था क्लोज सरफेस के, भाई इस चार्ज से निकलने वाली जितनी भी फील्ड लाइंस हैं भाई जितनी एंटर करेंगी उतनी क्या कर जाएंगी, एग्जिट हो जाएंगी।
तो क्या कह सकते हैं, ये चार्ज आउटसाइड है, तो आउटसाइड चार्ज का कोई फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसका मतलब जो पहले वाला चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा लेकिन इसका फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। चलिए अब दूसरे चार्ज की बात करते हैं। तो दूसरा चार्ज इस क्लोज सरफेस के अंदर है और हमने अभी अभी देखा था, एक एग्जांपल किया था कि अगर क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज कहीं भी रखा हो तो जो उसका फ्लक्स होगा, और फ्लक्स के लिए मैं फिर से क्या लिखूंगा, इट इज E2। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज E2 डॉट ds, किसी क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन, इसलिए यहां पे सर्कल बना दिया और हमने देखा था ये रिजल्ट कितना आ जाएगा, इट इज Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। ऑलरेडी कर चुके हैं, Q बाय एप्सिलॉन नॉट था रिजल्ट हमारा, तो यहां पर चार्ज कितना है Q2 पुट कर दिया। इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसे इक्वेशन 2 कह दीजिए। सिमिलरली अगर मैं इस चार्ज की बात करूं तो इस चार्ज के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज E3 डॉट ds और चार्ज कितना है -Q3 बाय एप्सिलॉन 0। ध्यान देने वाली बात है, यहां पे चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ मैंने पुट किया है। और अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड करूं, देखिए है ना, जितने भी हमारे पास LHS हैं, LHS को ऐड कर दीजिए, RHS को ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर डॉट dA किसी क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या मिलेगा। देखिए अगर मैं इधर सबको जोड़ दूंगा तो मुझे मिलेगा Q2 माइनस Q3 बाय एप्सिलॉन 0। ये क्या लिखा हुआ है, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। अगर आप सभी चार्ज की इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का सम कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, तो क्या ये हो जाएगा, ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज E net electric field due to all the charges dot dA। तो ये क्या हो गया, ये इन सारे चार्जेस की वजह से एक छोटे से एलिमेंटल एरिया dA से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, और चूंकि जो सरफेस है जिसके लिए आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं दैट सरफेस इज अ क्लोज सरफेस, तो यहां पर आपने क्या लगा दिया, सर्कल लगा दिया। तो ध्यान रखिएगा ये हो गया एलिमेंटल फ्लक्स जो कि किसी छोटे से एरिया से आपको मिल रहा है और आपने इंटीग्रेट करके उस क्लोज सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स निकाला है, एंड दैट टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज इक्वल टू, अब जरा गौर से देखिए क्या लिखा हुआ है, Q2 माइनस Q3। पहली बात तो Q2 और ये माइनस Q3 ये वो चार्ज हैं जो इस क्लोज सरफेस के अंदर हैं, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है देखिए, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दो चार्जेस विच आर इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो ये क्या लिखा हुआ है, उन सारे चार्जेस का एल्जेब्रिक सम जो कि एक क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है। तो ये जो रिजल्ट हमारे पास आया, दिस इज गॉस थ्योरम, यही है गॉस थ्योरम। तो रिजल्ट तो हमने निकाल लिया है, बस अब स्टेटमेंट लिखना है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये जो आपके पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन में ये कौन से चार्जेस हैं, Q इनक्लोज का सम, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस हैं, फिर से बोल रहा हूं, क्लोज सरफेस के अंदर जितने भी चार्जेस हैं उनका एल्जेब्रिक सम है। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आप देख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे जो तीनों चार्जेस है, तीनों चार्जेस की फील्ड यहां पर कंट्रीब्यूट हो रही है। तो ये यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड द सरफेस और आउटसाइड द क्लोज सरफेस। लेकिन यहां पर जो चार्जेस हैं वो केवल और केवल अंदर वाले चार्ज हैं। तो ये अंदर और बाहर वाले चार्जेस को की सबकी फील्ड है, लेकिन यहां पर जो चार्ज है वो केवल अंदर वाले चार्ज हैं। बी केयरफुल ऑफ दिस, बहुत सारी मिस्टेक बच्चे यहां पर करते हैं। सो प्लीज इसे नोट करिए और फिर हम गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं। ओके, सो लेट अस राइट डाउन द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। तो जो भी बातें हमने यहां पर अभी सीखी, लर्न की, और ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है, बस यही स्टेटमेंट हमें बोलना है। सो स्टेटमेंट ये है, लिखिए सभी लोग, कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed within that closed surface। अब यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो केवल दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात क्या है
कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस एक्सप्रेशन में है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द क्लोज सरफेस। और जो राइट हैंड साइड में जो चार्ज अपीयर कर रहा है सिग्मा क्यू इनक्लोज, इसका मतलब क्या है, केवल उन चार्जेस का अलजेब्रिक सम जो कि क्लोज सरफेस के अंदर है। तो आपको ये दो बातें ध्यान में रखनी है और बहुत ही सिंपल है गॉस थ्योरम। ओके, इससे पहले हम इस लेक्चर को फिनिश करें, लेट अस आंसर सम वेरी शॉर्ट ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चंस। तो पहला सवाल आपके सामने ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो है एट द लोकेलिटी ऑफ द गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस क्या है, तो गॉसियन सरफेस वो क्लोज सरफेस है जिस पर आप गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो कुल मिला के वो क्लोज सरफेस जिस पे गॉस थ्योरम अप्लाई की जा रही है, दैट क्लोज सरफेस इज टर्म्ड एज गॉसियन सरफेस। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो है उस गॉसियन सरफेस पर, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो इनक्लोज चार्ज है, इनसाइड में जो चार्ज टोटल चार्ज है वो जीरो होना चाहिए। तो सोचिए इसके बारे में, क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो अगर आपको ध्यान हो, जो गॉस थ्योरम का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या है, इट इज E डॉट ds, ये E डॉट ds फॉर अ क्लोज सरफेस, दिस इज व्हाट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू q in बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है हमेशा, तो बेटा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये जो टर्म है, ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो अगर ये जीरो हो गया, जीरो इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, तो दिस इंप्लाइज क्यू इन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। नाउ लेट्स मूव इनटू द सेकंड क्वेश्चन। सो द सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट कि अगर किसी गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स है वो जीरो है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होनी चाहिए। चलिए इसे समझते हैं एक एग्जांपल से। ये हमारे पास सपोज कोई क्लोज सरफेस है जिसे मैं यहाँ पर गॉसियन सरफेस बोल रहा हूँ। तो ये कोई क्लोज सरफेस है जिस पर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो जिसे मैं गॉसियन सरफेस भी बोल सकता हूँ। तो अगर सपोज मैंने कोई चार्ज बाहर लिया, तो आपको सभी को पता है कि ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एवरीवेयर ऑन द लोकेलिटी ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। लेकिन आपको सभी को पता है कि इस आउटसाइड चार्ज का इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होगा, जीरो। तो यहां पर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है, लेकिन बट फ्लक्स जरूर क्या है, जीरो। जबकि ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर फ्लक्स जीरो है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए डेफिनेटली। तो ऐसा नहीं है, आप देख सकते हैं इस एग्जांपल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है लेकिन फ्लक्स जीरो है। ओके, देखिए एक और तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, E डॉट ds इज इक्वल टू q in by epsilon, विच इज द फ्लक्स। अब यहां पर फ्लक्स जीरो है, तो फ्लक्स जीरो हो तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या लिखा होगा, देखिए E ds cos थीटा। तो E वेक्टर डॉट ds को मैंने क्या लिख दिया, E ds cos थीटा। अब आप समझिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ds भी जीरो नहीं है, तो भी अगर हम चाहते हैं फ्लक्स क्या हो जाए, जीरो मिल जाए, तो ऐसा हो सकता है अगर थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है लेकिन फ्लक्स जीरो हो सकता है। तो आपने सीखा क्या, अगर फ्लक्स जीरो है, आपने क्या सीखा, अगर फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो भी सकती है और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं भी हो सकती है। तो एक बात हम कह सकते हैं कि अगर फ्लक्स जीरो है, सो दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड मे और मे नॉट बी जीरो, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बी केयरफुल ऑफ दिस। तो बेटा अगर फ्लक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर फ्लक्स जीरो है दिस डेफिनेटली मीन्स दैट क्यू इन क्या हो जाएगा, जीरो। ये डेफिनेटली सही है। तो अगर फ्लक्स जीरो है तो उस क्लोज सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज होगा दैट विल बी जीरो। ओके, नाउ लेट अस मूव इनटू द थर्ड क्वेश्चन। वेल, थर्ड स्टेटमेंट इज सो सिंपल टू आंसर। क्यू इन अगर जीरो है किसी गॉसियन सरफेस के लिए तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, एब्सोल्युटली फॉल्स।
आपने अभी एग्जांपल देखा था कि अगर हमारे पास क्लोज सरफेस थी, अगर चार्ज बाहर था तो चार्ज बाहर होने की वजह से फ्लक्स तो कितना मिल रहा था, 0, फ्लक्स 0 मिल रहा था। देखिए इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। क्यू इन कितना है यहाँ पर, क्यू इन कितना है, 0 है। तो क्यू इन 0 है, इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज 0 है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं हर जगह है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। सो इस तरीके से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप जितनी भी बातें हमने सीखी हैं वो आपने समझी हैं, गॉस थ्योरम का एक सही रियलाइजेशन आपको हुआ है। तो मुलाकात होगी अब अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की, और मुझे पूरा यकीन है आप उन न्यूमेरिकल्स को बड़ी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आपने गॉस थ्योरम को केवल समझा नहीं है, उसे रियलाइज़ भी किया है। तो इसी के साथ अलविदा लेना चाहूँगा। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे।